नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपकी सबसे बेहतरीन यूट्यूब क्लास के अंदर पीवाईक्यू सीरीज के अंदर। हमने लास्ट क्लास के अंदर इकोलॉजी के अंदर हमने जो पीजी वाला पार्ट था उसमें बायोजियोग्राफी और इकोलॉजी के बारे में देखा था। और आज हम देखेंगे जूलॉजी के अंदर एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में। हमने इससे पहले एनिमल फिजियोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमारा है एंडोक्राइनोलॉजी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, उसके बारे में पढ़ लिया हमने। अब आज इसके बाद में जो इसमें और क्वेश्चन बचे हैं, जैसे आपके इसमें नर्व सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है और रिप्रोडक्शन है, मसल्स वाला है, वहाँ से जो जो क्वेश्चन आ रखे हैं हम वो इसके अंदर देखेंगे। तो आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहिए। फिर से मैं एक बार और बता देता हूँ, इस क्लास को उस समय देखना है जब आपके रिवीजन करने का मन नहीं हो, आपको डर लग रहा हो कि एग्जाम में क्या होगा, उस समय आप इस क्लास को देखना। मैं डेफिनेटली गारंटी के साथ में कहता हूँ कि आपका जो फियर था आपको एग्जाम के लेकर, जो आपका आत्मविश्वास डाउन हो रहा था, वो इस क्लास को देखने के बाद में आपका इंक्रीज हो जाएगा। जैसे अपन को टेबलेट लेते हैं, कैसे अपना सिर दर्द गायब हो जाता है, वैसे के वैसे आपका डर गायब हो जाएगा। आप में एक कॉन्फिडेंस बनेगा कि हाँ, ऐसे क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं। तो इस क्लास को देखिए, 2x पे करके देखना, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और देखना उस समय जब, क्योंकि रिवीजन इंपॉर्टेंट है। रिवीजन के टाइम या आपका जो सबसे अच्छा टाइम होता है, जिस समय आपका पढ़ने का मन करता है, उस टाइम इस क्लास को बिल्कुल नहीं देखना। मैं आपको क्लियर बोल देता हूँ, उस समय देखना जब पढ़ने का मन नहीं हो। तो क्योंकि वो टाइम भी हमारा यूज हो जाएगा, और दूसरा फायदा ये है कि जो डर है एग्जाम को लेकर, क्योंकि 2 दिन बाद हमारा एग्जाम है, तो वो भी आप में नहीं रहेगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारी तो एनिमल फिजियोलॉजी, इसमें सभी के सभी पीवाईक्यू अपन सॉल्व करेंगे। तो ये रहा हमारी आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। 2 बार सेकंड ग्रेड का पीवाईक्यू है, 2 बार, एक बार आपके फर्स्ट ग्रेड में आ रखा है। करो उसको सॉल्व। बाइल जूस के बारे में पूछा है, बाइल जूस के बारे में पूछा है। तो देखो, इसको आप सोल्व करो, मैं ये बता देता हूँ। अब देखो, जब बाइल जूस की बात आती है, तो बिल्कुल मतलब ये क्वेश्चन एक बार सेकंड ग्रेड आ रखा है, बिल्कुल सिंपल, फिर भी ये बता देता हूँ, है ना। जब बात आती है बाइल जूस की, किसकी बात आएगी? बाइल जूस की। तो ध्यान रखना, बाइल जूस जो होता है, इसका जो सीक्रेशन होता है, इसका जो स्त्रावण होता है, इसका जो सीक्रेशन होता है, इसका जो स्त्रावण आपके होता है, वो आपके होता है लीवर द्वारा। और इसको जो स्टोर किया जाता है, इसको जो आपके स्टोर किया जाता है, वो आपके किया जाता है गोल ब्लेडर द्वारा। किसके द्वारा? पित्ताशय के द्वारा इसको स्टोर किया जाता है, गोल ब्लेडर द्वारा। इसको गोल ब्लेडर द्वारा इसको स्टोर किया जाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो बाइल जूस है ना, इस जूस के अंदर क्या क्या होता है? तो इस जूस के अंदर एक तो आपके बाइल सोल्ट होते हैं। क्या होते हैं? बाइल बाइल सोल्ट होते हैं। इसके अलावा और इसमें क्या होता है? बाइल सोल्ट होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर बाइल पिगमेंट पाए जाते हैं, बाइल पिगमेंट पाए जाते हैं। बाइल पिगमेंट कौन कौन से होते हैं? तो आपने पढ़ा होगा, एक तो होता है बिलरुबिन, एक होता है बिलरुबिन, और एक आपके होता है बिलवर्डिन होता है। इसके अलावा और इसमें क्या होता है सर? तो इसमें और आपके पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। इसमें और क्या पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। इसके अलावा और इसमें क्या होता है? तो इसके अंदर फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड पाया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है? और इसके अंदर आपके पाया जाता है बाइकार्बोनेट। क्या पाया जाता है इसके अंदर? बाइकार्बोनेट पाया जाता है, बाइकार्बोनेट आयन। इसके अंदर बाइकार्बोनेट आयन पाए जाते हैं। अब ध्यान रखना, इस बाइकार्बोनेट आयंस के कारण, वापिस सुनना, बाइल जूस में इस बाइकार्बोनेट आयन के कारण ये जो बाइल जूस होता है, ये आपके एल्कलाइन होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है? ये क्षारीय होता है। तो अब देखो, बाइल जूस का नेचर कैसा हो गया? एल्कलाइन हो गया। एल्कलाइन क्यों होता है? क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर बाइकार्बोनेट आयन पाए जाते हैं। इस बाइल जूस के अंदर किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। इस, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन पूछ रखा है, बाइल जूस के अंदर किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है, मतलब एंजाइम इसमें एब्सेंट होते हैं। इसका काम क्या होता है? इस बाइल जूस का काम होता है भोजन को पाचन करने में सहायता करता है, न कि ये भोजन पचाता है। ये भोजन को पाचन करने में सहायता करता है, और इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं है। तो अब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करो। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, इट इज विदाउट एंजाइम। हाँ, ये बात सही है कि इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है, तो हमारा ये स्टेटमेंट सही है। फिर दे रखा इट है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो एसिडिक मीडियम के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तो ये तो एंजाइम है, हमने पहले से कहा एंजाइम होता नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इट इज एसिडिक इन नेचर। नहीं, बाइल जूस के अंदर बाइकार्बोनेट आयन पाए जाते हैं, इसकी वजह से बाइल जूस कैसा होता है? आपके एल्कलाइन या क्षारीय माध्यम होता है इसका नेचर।
तो ये भी इसका गलत हो जाएगा। और इट हैज लाइपेज, लाइपेज भी एंजाइम है, एंजाइम इसमें होते ही नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इट इज विदाउट एंजाइम। ये सेम क्वेश्चन पूछ रखा आपके सेकेंड ग्रेड के अंदर, जो अभी हुआ था आपके 2024 के अंदर दिसंबर के अंदर, उसमें क्वेश्चन पूछ रखा है। ये सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन वहां से आया हुआ। ये लो बिल्कुल सिंपल, वापस आपने पढ़ा होगा पोडोसाइट सेल आर फाउंड इन। तो अब इसके बारे में ज्यादा क्या बताऊंगा, आपने पढ़ा होगा नेफ्रॉन के अंदर बोमेन कैप्सूल पढ़ा होगा। तो बोमेन कैप्सूल के अंदर पोडोसाइट सेल पाई जाती है। पोडोसाइट सेल का काम क्या होता है, तो ये ब्लड को फिल्टर करने में क्या काम आती है, ब्लड को फिल्टर करने में काम आती है। ये पाई जाती है नेफ्रॉन के अंदर, और नेफ्रॉन पार्ट होता है किडनी का। अब मुझे आप बता दो लीवर के कुफर सेल कहाँ पाई जाती है। मैं पूछ रहा हूं कि कुफर सेल जो होती है वो कहां पर पाई जाती है और इसका काम क्या होता है, मुझे ये बता दो। ये तो मैंने बता दिया, क्या पता आपको इस एग्जाम में ये पूछ ले कुफर सेल कहां पाई जाती है, एक बार पूछा हुआ भी है, और उसका काम क्या है। यहाँ पूछा पोडोसाइट सेल, तो पोडोसाइट सेल नेफ्रॉन के बोमेन कैप्सूल पार्ट में पाई जाती है, पोर लाइक होती है, जैसे अंगुली नुमा प्रोजेक्शन लाइक, और इसके अंदर पोर पाए जाते हैं। इसको हम फिल्ट्रेशन स्लिट भी बोलते हैं। ये ब्लड को फिल्टर करने में काम आती है। नेफ्रॉन पार्ट होता है किडनी का। फिर ये इनका कोई लेना देना नहीं है। टेस्टिस के अंदर आपकी सर्टोली सेल होती है, इसमें ग्रेफियन फॉलिकल है। पेनक्रियाज में अल्फा बीटा और डेल्टा सेल पाई जाती है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच पेयरिंग, मतलब आपको सही सुमेलित जो जोड़े को पहचानना है, सही जोड़े का चयन करो। तो आप देख लो इसको, आपको सही जोड़े का चयन करना, पूरा पढ़ लो, उसके बाद करो। जिससे होता है वो कर लेना, नहीं होता उसको मैं बता दूंगा। देखो इधर, यहाँ पे आओ। ये जो देखो इसका सही है ना, इसका सही है, बाकी सब गलत है। क्योंकि जो ब्लाइंडेंस होती है वो कॉर्पस कैलोसम के डीजनरेट से नहीं होती है। ये जो ब्लाइंडेंस न्यूरॉन से संबंधित नहीं होती है। जो कॉर्पस कैलोसम होता है वो हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर जो हमारा होता है ब्रेन का, उसको जोड़ने का कार्य करता है। तो ये गलत है। उसके बाद है साइजो सॉरी सिक्जोफ्रेनिया नॉट फंक्शन ए ब्रोंकल एरिया। हमें पता है कि जो ब्रोंकाई एरिया होता है हमारे मस्तिष्क के ब्रेन के अंदर होता है, वो हमारी स्पीच से रिलेटिव है, न कि वो साइजोफ्रेनिया से होती है। ये जो सिक्जोफ्रेनिया है, ये एक प्रकार की साइकेटिक डिजीज है, न कि हमारी ब्रेन से रिलेटिव ये ब्रोंका एरिया से। क्योंकि ब्रोंका एरिया अगर नॉन फंक्शनल है तो हमें बोलने में दिक्कत होगी। उसके बाद है, देखो ये वापस सुनो आप, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ गट आइरिस एंड यूरिनरी ब्लैडर। देखो ये उल्टा दे रखा है, एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथिक नर्व सिस्टम। अगर यहाँ होता ना एक्टिवेशन ऑफ पैरासिम्पेटिक नर्व सिस्टम, तो जब पैरासिम्पेटिक नर्व सिस्टम जब एक्टिवेट होता है उस समय हमारी जो गट है उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, और आइरिस और यूरिनरी ब्लैडर भी एक्टिव ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन यहाँ दे रखा सिंपैथिक, तो ये भी गलत है, दो उल्टे दे रखे हैं। तो गट एक्टिविटी, आइरिस तथा यूरिनरी ब्लैडर की एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है पैरासिम्पेटिक नर्व सिस्टम। लेकिन यहाँ ऑप्शन दे रखा है सिंपैथिक, तो ये भी गलत है। तो ये हमारा इसका सही तो हो जाएगा आपके, इसका सही आंसर हो जाएगा ये पार्किंसन डिजीज। अब देखो ये होती क्या बताता हूँ ना, जब पार्किंसन डिजीज की बात आती है ध्यान रखना, ये एक हमारे पार्किंसन डिजीज जो होती है, ये जो डोपामिन हार्मोन होता है ना, आपने पढ़ा होगा डोपामिन, जो डोपामिन हार्मोन होता है, ये डोपामिन हार्मोन जो रिलीज होता है वो एक न्यूरॉन से होता है। किससे होता है, न्यूरॉन। तो जो डोपामिन हार्मोन को रिलीज करने वाला जो न्यूरॉन होता है वो हो जाता है डीजनरेट, मतलब उसका डैमेज हो जाता है। तो पार्किंसन डिजीज के अंदर डोपामिन हार्मोन को रिलीज करने वाले जो न्यूरॉन होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, इसलिए मतलब ये डिजीज हमारे में हो जाती है। तो ये लिखा हुआ ना डिफेक्ट ऑफ ब्रेन। अब हमने कहा कि डोपामिन हार्मोन को रिलीज करने वाले न्यूरॉन के अंदर न्यूरॉन डैमेज हो जाते हैं। अब न्यूरॉन की बात आई मतलब ब्रेन की बात आ गई, तो इस डिजीज का दूसरा नाम भी है डोपामिन डेफिशिएंट डिजीज। अब देखो, अब इसके कुछ जैसे इसकी पहचान कैसे करते हैं, तो जिसके अंदर डिजीज होती है वो जब लिखता है ना, तो वो बिल्कुल मतलब जो उसकी हैंड राइटिंग होती है वो बिल्कुल स्मॉल होती है, मतलब वो
छोटे छोटे अक्षर लिखता है, तो उसको बोलते हैं माइक्रोग्राफिया। तो ये इस डिजीज की एक स्पेशल इसका फीचर है, मतलब जिसको डिजीज हो रखी है पार्किंसन डिजीज, जब वो लिखेगा तब वो बिल्कुल छोटे छोटे अक्षरों में लिखेगा, इसको हम बोलेंगे माइक्रोग्राफिया। ये होती है आपके पार्किंसन डिजीज के अंदर। और इसमें जो डोपामिन हार्मोन की कमी हो जाती है, क्योंकि जिस न्यूरॉन के द्वारा इस हार्मोन को रिलीज किया जा रहा था डोपामिन को, उसके अंदर डैमेज आ जाता है, तो इसको बोलेंगे पार्किंसन। ये हमारा सही हो जाएगा। एक सामान्य विद्युत हृदय लेख बना हुआ, ईसीजी के बारे में पूछा, देखो आप ईसीजी के बारे में पूछा हुआ है, तो ये आपके खूब पढ़ा हुआ है, इसका करो सोल्व, क्या सही होगा। ईसीजी के बारे में कौन सा सही स्टेटमेंट है, बताओ। अब देखो ईसीजी क्या है। ईसीजी जो होती है हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम इसमें क्या करते हैं, हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी होती है उसका हम यहाँ मेजरमेंट करते हैं। अब जो ईसीजी होती है इसके 3 पार्ट होते हैं। इसके कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। इसके इंपॉर्टेंट 3 पार्ट है। इसका एक पार्ट का नाम होता है पी वेव, एक पार्ट होता है पी वेव, दूसरा इसका पार्ट आपके हो जाएगा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और तीसरा हमारा हो जाएगा टी वेव। तीसरा क्या हो जाएगा, टी वेव। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट ये हो जाएगा ना, कि पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा ये सब क्या है, पी वेव क्या है, क्यू वेव क्या है, टी वेव क्या, आपको ये आना चाहिए। अब आप देखो इसको यहाँ पर, जब बात आएगी पी वेव की, हम सबसे पहले बात करेंगे पी वेव की। यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और यहाँ मैंने लिखा टी वेव। अब देखो पी वेव का मतलब होता है, इसका मतलब होगा एट्रिकल डीपोलराइजेशन। एट्रिकल डीपोलराइजेशन। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का मतलब होगा वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन। और टी वेव का मतलब हो जाएगा आपके वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर रिलैक्सन या रीपोलराइजेशन, है ना, रीपोलराइजेशन, रीपोलर। अब देखो एट्रिकल डीपोलराइजेशन का मतलब होगा, ये जो इसका मतलब है कि जो हमारा एट्रिया होता है, जो आलिंद होता है, इसके अंदर क्या होना, संकुचन होना। मतलब इसमें क्या होना, संकुचन होना, यानी इसमें कॉन्ट्रैक्शन होना। जब जैसे ये हमारा एट्रिया है, इस एट्रिया में जब संकुचन होगा तो ब्लड नीचे आएगा, तब ब्लड नीचे आएगा, वेंट्रिकल में आएगा। जैसे ये हमारा ये एट्रिया है, ये ऊपर दो, सॉरी, जैसे ये दो आलिंद है, इसके नीचे ये नीले है। इस पी वेव का मतलब है, इस पी वेव का मतलब है ये जो आलिंद है, जिसको हम बोलते हैं एट्रिया इंग्लिश में, इन आलिंद में संकुचन होना, तो क्या होगा, ब्लड नीचे आएगा, तो इसको बोलेंगे पी वेव। तो यहाँ पर आपके आएगी पी वेव, मतलब इसमें आलिंद के अंदर संकुचन होना। फिर आता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब होता है कि मतलब वेंट्रिकल के अंदर जो नीले हैं उसमें संकुचन होना, मतलब नीले के अंदर क्या होना, संकुचन होना। जब नीले में जब होगा आपके संकुचन होगा, तब क्या होगा, देखो जब नीले में संकुचन होगा तो अब देखो ब्लड नीचे आ गया, अब ब्लड नीचे वेंट्रिकल में आ गया, अब ब्लड को वापस पंप किया जाता है ऊपर की ओर। ऊपर ब्लड पंप कहाँ किया जाएगा, तो एक तो आपके पंप किया जाएगा हार्ट के लिए, एक तो जाएगा हार्ट में, दूसरा जाएगा बॉडी के अंदर, मतलब एरोटा द्वारा। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आलिन से नीले में आया तो पी वेव उत्पन्न हुई, उसको हम बोलिया एट्रिया संकुचन, मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन। अब ब्लड नीचे आ गया, वेंट्रिकल में आ गया। अब दो वेंट्रिकल होगी, जो लेफ्ट वाली वेंट्रिकल होगी, जो आपके सॉरी राइट वाली वेंट्रिकल होगी, राइट वाली वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगी, आपके हार्ट को भेजेगी, ये तो भेजेगी हार्ट को, और ये आपके भेजेगी एरोटा के द्वारा बॉडी को भेजेगी, बॉडी के पार्ट को भेजेगी, तो इसको हम बोलेंगे वेंट्रिकल संकुचन। और ये जो होता है इसका पार्ट, ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। ईसीजी का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है। अब देखो हार्ट को भेज दिया, बॉडी को भेज दिया, अब इसमें संकुचन हुआ, मतलब इसको नीचे से दबाया गया,
ये यहाँ पर ये संकुचन हुआ तो ब्लड यहाँ से तो गया हार्ट के अंदर, और ब्लड यहाँ से आ गया आपके बॉडी के पार्ट के अंदर, क्योंकि इसमें था डीऑक्सीजनेटेड, इसमें था ऑक्सीजनेटेड। अब क्या होगा, अब ये वाला ब्लड घूम के वापिस यहाँ आएगा, ये वाला ब्लड घूम के वापिस यहाँ इसके अंदर आएगा, तब इसको वापस रिलैक्स होना पड़ेगा ना ऊपर से ब्लड को लेने के लिए। तो इसको हम बोलेंगे वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, या इसको मैं बोलूंगा जो नीले होते हैं, जो आपके वेंट्रिकल होती है, ये आपके क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, मतलब इनमें शिथिलन हो जाता है। जब शिथिलन होता है तो वेंट्रिकल के अंदर ऊपर से मतलब हार्ट से ब्लड आता है, और दूसरा ब्लड आपके आएगा ये एट्रिया से आएगा वापस, इसको हम बोलेंगे PVQR। अब आपने इसका डायग्राम देख रखा होगा। इस प्रकार से होता है, तो हम इसको बोलते हैं ये P, ये Q, ये R, ये S, और इसके बाद ये यहाँ P वेव आ जाएगी। फिर यहाँ से ये वापस आगे शुरू होगी, ये आपके Q, फिर वापस ये ऐसे करके ये ऐसे ऐसे, तो ये हो गया PQRS कॉम्प्लेक्स, ये पूरा ए कॉम्प्लेक्स, ये अपने आप में एक वेव, ये तो T है ना, ये T है, ध्यान रखना T यहाँ पर T। तो ये तीनों कॉम्प्लेक्स हो गए, तो यही पूछा था ये मैंने। अब आपको क्वेश्चन टफ से टफ अगर ये पूछेंगे तो यही पूछेंगे कि P का मतलब क्या है, तो एट्रिया डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब है संकुचन होना, रीपोलराइजेशन मतलब उसमें शीतलन आना या उसमें रिलैक्सेशन होना। आया समझ में। अब देखो जैसे कोई धावक है, जैसे आप ग्राउंड में दौड़ करने गए, अगर दौड़ करने के बाद में कोई एथलीट है, या जैसे आप दौड़ कर रहे हो, अगर उसके बाद में आपकी की जाती है ECG, तो आपकी अगर दौड़ करने के बाद में आपकी ECG की जाती है, तो आपकी उस समय हार्ट बीट आपकी तेज होती है। जब आपकी हार्ट बीट तेज होती है, तो ये जो वेव बनी है ना PQRST, ये सब ऐसे पास पास बनेगी। तो जब हमारी हार्ट बीट ज्यादा होती है, तब ये वेव ऐसे पास पास बनती है। और जब अगर एट्रिया के अंदर अगर इस एट्रिया के अंदर किसी भी प्रकार की कुछ अगर गड़बड़ी हो गई, तो P वेव के अंदर आपको ये इसमें कुछ न कुछ आपको या तो ये ऐसे एकदम सीधी बनेगी, या ये ज्यादा बड़ी बनेगी, तो उसमें कुछ आपको गड़बड़ी दिखाई देगी। अगर QRS कॉम्प्लेक्स अगर वेंट्रिकल के अंदर कुछ गड़बड़ी हो गई, तो आपको इसमें कुछ गड़बड़ी दिखाई देगी। डॉक्टर जब ECG करते हैं तो इस ग्राफ को देखते हैं, अगर PU वेव के अंदर ये ज्यादा ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, इसका मतलब एट्रिया में कुछ न कुछ गड़बड़ी हो रखी है। अगर QRS कॉम्प्लेक्स के अंदर किसी न किसी प्रकार की अगर उसको ग्राफ वो ज्यादा सही नहीं दिखता, अगर नॉर्मल, इसका मतलब वेंट्रिकल जो वापिस संकुचन हो रहा है वो सही तरीके से नहीं हो रहा, मतलब ब्लड को पंप नहीं किया जा रहा अच्छे मतलब अच्छे तरीके से। और अगर T वेव के अंदर किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी, अगर ये ग्राफ ज्यादा ऊपर दिखता है, या ये यहाँ पर डबल लाइन दिखती है, इसका मतलब वेंट्रिकल वापिस उसके अंदर रिलेक्शन अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है। आया समझ में। और जब ये लाइन एकदम ऐसे सीधी हो गई, उस समय राम नाम सत्य, हार्ट पूरा फेल हो गया, मतलब ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, तो देख लो आप इसको। तो ये QRS कॉम्प्लेक्स, तो इसका ये हो गया आपके। बाकी देखो इसके अंदर और खूब सारी मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट है, लेकिन वो थ्योरी की बातें अपन यहाँ इतनी बातें नहीं कर सकते, क्योंकि 2 दिन बाद एग्जाम है हमारा। अगला क्वेश्चन देखो, स्पिंगोलिपिड किससे बने होते हैं, तो मैं बता देता हूँ, इसका एक दूसरा नाम होता है स्पिंगोमाइलिन। और ये आपके इसकी जो बायोसिंथेसिस होती है वो आपकी होती है गोल्जी बॉडी के अंदर। तो जो स्पिंगोलिपिड होते हैं ये आपके माइलिन के ऊपर पाए जाते हैं। जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीट के ऊपर ही पाए जाते हैं। यहाँ पर स्पिंगोलिपिड इसलिए पाए जाते हैं कि इम्पल्स को वहां से स्पीड में भेजना होता है। तो इम्पल्स को, या मतलब उसको यहाँ इम्पल्स को न्यूरॉन के अंदर स्पीड में वहां से उसको ट्रांसफर करने के लिए जो माइलिन शीट होती है यहाँ पर स्पिंगोलिपिड से बनी होती है। अब एक इसमें ये आपने पढ़ रखा होगा, न्यूक्लियल बॉडी क्या है, डेंड्रोइड क्या है। अब देखो न्यूरोलेमा क्या है, तो न्यूरोलेमा क्या है, जो आपकी स्वान सेल होती है उसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसको बोलते हैं न्यूरोलेमा। ये लो कॉन्वेक्स लेंस शुड बी प्रिस्क्राइब्ड टू पर्सन सफरिंग फ्रॉम। इसने पूछा है कि आपकी आंखों में कोई रोग हो रखा है, तो उत्तर लेंस को हम कब यूज करेंगे, मतलब किस रोग के अंदर, किस डिसऑर्डर के अंदर हम उत्तर लेंस को काम में लेते हैं, ये बताओ मुझे। तो उत्तर लेंस को हम किस में काम लेते हैं ये पूछा हुआ है। तो अगर आपको आता है तो आप इसको सोल्व कर दो, नहीं आता तो आपको मैं बताता हूं। देखो जब बात आती है कॉन्वेक्स लेंस की, जब बात आती है उत्तर लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस, जब कॉन्वेक्स यानी उत्तर लेंस की जब बात आएगी, तो ये जो उत्तर लेंस का काम क्या होता है, ये लाइट को फोकस करता है।
लाइट को फोकस करता है। क्या करता है ये? लाइट को फोकस करता है। तो उत्तल लेंस का काम क्या है? लाइट को फोकस करना। ये लाइट को फोकस करता है। अब देखो इसमें एक डिजीज दे रखी है आपके, हाइपरमेट्रोमिया। हाइपरमेट्रोमिया के अंदर क्या? दूरदृष्टि, मतलब इसके अंदर जो दूर की वस्तु होगी, जो दूर की वस्तु होती है वो तो हमें क्लियर दिखाई देती है। ये मतलब इसका नाम उल्टा है ना, हमें इसमें दूर की वस्तु जो होती है वो तो हमें मतलब दूर हमें क्लियर दिखता है, लेकिन जो निकट की वस्तु होती है, जो निकट की वस्तु होती है वो इसमें क्या होती है? क्लियर दिखाई नहीं देती है, क्लियर दिखाई नहीं देती है। अब दिखाई क्यों नहीं देती है? क्योंकि इस रोग के अंदर, इस रोग में क्या होता है, इस रोग के अंदर, हाइपरमेट्रोमिया के अंदर, इस रोग में क्या होता है? जो लाइट का जो फोकस होता है, लाइट की जो फोकसिंग होती है, सॉरी इससे पहले इसको इसको समझो। इस रोग के अंदर जो आई बॉल होती है, जो आई बॉल है, जो जो हमारी आई बॉल है वो कैसी हो जाती है? स्मॉल हो जाती है। हमारी आई बॉल छोटी हो जाती है, और हमारी आंख को फोकस करने की जो पावर है, हमारी आंख की जो फोकसिंग की कैपेसिटी है, हमारी आंख की जो फोकस करने की कैपेसिटी है, ये कम हो जाती है। तो देखो आई बॉल स्मॉल हो जाती है हाइपरमेट्रियम के अंदर, और फोकसिंग पावर कम हो जाती है। इन दोनों के फलस्वरूप ये होता है कि जो लाइट को फोकस, जो हमारी लाइट है, लाइट का जो फोकस है वो रेटिना के पीछे होता है। लाइट का फोकस रेटिना के पीछे होता है। कहाँ होता है? लाइट का फोकस कहाँ होता है? रेटिना के पीछे होता है। जब लाइट का फोकस रेटिना के पीछे होता है तो इसके अंदर जो इमेज बनेगा वो भी रेटिना के पीछे जाके बनेगा। आया समझ में? अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि यहाँ पर जो लाइट का फोकस जो रेटिना के पीछे हो रहा है, मुझे वो लाइट का फोकस रेटिना के आगे करना है। तो उस रेटिना के आगे लाइट को फोकस करने के लिए मुझे लेंस काम में लेना पड़ेगा, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस लाइट को फोकस करता है। कहाँ करेगा? रेटिना से पहले कर देगा। जब ये लाइट को फोकस रेटिना से पहले करेगा तो जब जो इमेज होगा वो भी आके आपकी बन जाएगा रेटिना के ऊपर। तो इसका आपके उपचार हो जाएगा। तो आया समझ में ये? तो हाइपरमेट्रोमिया के अंदर हम उत्तल लेंस को काम में लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जिसके अंदर हाइपरमेट्री, मतलब जिसमें दूरदृष्टि दोष होता है, उसके अंदर हम उत्तल लेंस को काम में लेते हैं। तो इसका हो जाएगा उत्तर लेंस। दूसरा ऑप्शन है रिड्यूस इंट्रालोक्युलर प्रेशर। इसका मतलब होता है आंख के अंदर जो 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 आई का प्रेशर होता है, तो वो इससे संबंधित कुछ नहीं है। मतलब आंख के अंदर का जो इंटरनल जो प्रेशर होता है उसका मतलब कोई उसमें उत्तर लेंस काम में नहीं आता है। तो इसका हो जाएगा उत्तर लेंस कहाँ काम आता है? हाइपरमेट्रोपिया के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, अब ये नॉर्मल है कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ होता है, तो आपको पता है ये पॉन्स के अंदर होता है, और पॉन्स ब्रेन स्टेम का पार्ट है। मुझे बताना कमेंट करके, पॉन्स फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, या आपके जो हिंड हाइंड ब्रेन होता है उनमें से किसका पार्ट है। और ये इतना मैं ये ब्रेन स्टेम का पार्ट है। इसके साथ में पॉन्स के साथ में ब्रेन स्टेम और कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम के अंदर। ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ ए मसल्स द आयंस pumped back into the sarcoplasmic reticulum। करो, अच्छा क्वेश्चन है। मसल्स मतलब लोकोमोशन हो, जो मसल्स वाला यूनिट है वहां से आ रखा है। क्वेश्चन यही था ना? अच्छा, रिलैक्सेशन का पूछा ना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पूछा है कि जब मसल्स के अंदर रिलैक्सेशन होता है, जब रिलैक्सेशन होता है, जब संकुचन, जब शिथिलन होता है, तब उसमें क्या क्या चेंज होता है। तो पहले आपको ये आना चाहिए। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है जैसे आपका ये हाथ है, यहाँ पे हमें किसी चींटी ने काट लिया, या मतलब किसी ने किसी मतलब किसी भी प्रकार का आपको संकेत मिला है कि आपको ऐसे अंगुली ऐसे एक्टी करनी है, आपको मुट्ठी बंद करनी है, या आपको हाथ को हिलाना है। तो मतलब आपकी मसल, अब जैसे मुझे मेरे मुट्ठी को बंद करना है, इसका मतलब मेरी मसल्स में मुझे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्शन होने, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तब इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटी होती है आपको वो ध्यान होगा। तो आप
ये आपको ऑटोमेटिक पता पड़ जाएगी। अब देखो जब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है उस समय क्या क्या एक्टिव, जैसे ये मैंने मुट्ठी बंद की, ये मेरी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, अब मैंने इसको खोला वापस, ये वापस आ गया आपके रिलैक्सेशन हो गया। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तब क्या होता है, जो आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल्स में पाई जाती है उसको बोलेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ से कैल्शियम आयन क्या बाहर निकलते हैं कॉन्ट्रेक्शन के समय। मसल्स के जो सेल है उसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां से कैल्शियम आयन बाहर निकलेगा। ये एक नंबर स्टेप ये हो गया। दो नंबर क्या होगा, ये जो कैल्शियम आयन है ये जाके आपके बाइंड करेगा ट्रोपोनिन के साथ। किसके साथ बाइंड करेगा, ये जाके बाइंड करेगा आपके ट्रोपोनिन के साथ में। और एक इवेंट क्या होगा दूसरा, इसमें थर्ड इवेंट इसमें होता है कि जो एक्टिन प्रोटीन है, एक्टिन और जो मायोसिन प्रोटीन है, एक्टिन और जो मायोसिन प्रोटीन है इनमें क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा। इनमें क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा। अब ये आपने पढ़ रखा होगा कि आई बैंड के अंदर क्या चेंज होगा, ए बैंड में क्या होगा, एच बैंड में क्या, एच जोन में क्या होता है, ये सब आपने थ्योरी में पढ़ रखा होगा। मैं आपको ऐसे शॉर्ट में बता रहा हूँ। जब रिलेक्शन होगा तब क्या होगा, इसका उल्टा होगा। जब रिलेक्शन होगा तब जो कैल्शियम आयन जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर निकले थे ये वापिस आपके इसके अंदर एंट्री करते हैं। जो कैल्शियम आयन बाहर निकलकर ट्रोपोनिन के साथ में जाके बाइंड हुए थे, ये ट्रोपोनिन वापस आपके फ्री हो जाता है। ट्रोपोनिन वापस क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम यहाँ से वापस किसमें चला गया, एसआर के अंदर। और एक्टिन और मायोसिन की जो एक्टिविटी है वो आपके क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। आया समझ में, ये आपके स्टॉप हो जाती है एक्टिन और मायोसिन की इंट्रेक्शन। अब बाकी वाला आपने पूरा का पूरा पढ़ रखा होगा ना, क्योंकि आपने पूरी थ्योरी पढ़ी होगी। तो उसमें जैसे अपन भाई कॉन्ट्रेक्शन के टाइम कौन कौन से बैंड ओवरलैपिड होते हैं, किस किस बैंड की लेंथ में चेंज होता है, किस में चेंज नहीं होता, ये आपने सब पहले क्लास में पढ़ रखा होगा अपनी थ्योरी के दौरान। तो हमें यह पूछा था कि जब शिथिलन होता है, जब रिलेक्शन होता है तब पुनः पंप कौन करता है, तो कैल्शियम आयन को पुनः पंप किया जाता है। इसका हो जाएगा आपके कैल्शियम आयन। तो कैल्शियम आयन को, अब देखो इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर है ना, जैसे ये है, जैसे ये कोई सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ एक पंप होता है, इस पंप का नाम है SER, शायद AC है। ये जो पंप है ये क्या है, एक पंप है। इस पंप के द्वारा कैल्शियम आयन को वापस इसके अंदर पंप किया जाता है। ये कब, शिथिलन के द्वारा। जब इसमें संकुचन होगा तो इसको वापस बाहर निकाला जाता है। तो मांसपेशियों में शिथिलन के दौरान कौन से आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पुनः पंप किए जाते हैं, पुनः मतलब पहले बाहर निकाला था वापस उसको अंदर वापस पंप किया गया, तो कैल्शियम आयन को। अब मुझे आप ये बता देना, जब हम पढ़ते हैं ना नर्व, आपके नर्व सिस्टम, उसके अंदर जब सिग्नल आता है तो उसके अंदर पोटेशियम आयन की एंट्री होती है या बाहर जाता है, मतलब वहां पर भी ये आयन काम करते हैं आपके पोटेशियम आयन। इसके साथ में मैंने आपको प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ा रखा था कि पोटेशियम आयन जो होता है वो स्टोमेटा की क्लोजिंग तथा ओपनिंग के अंदर भी काम आता है। तो ये होती है 360 डिग्री स्टडी, मतलब एक साथ में आपको सब याद करना। कैल्शियम आयन जब भी आए तो आपको पढ़ना है इस अपने मसल्स के साथ में इसको ऐड करके। पोटेशियम की बात आए तो पोटेशियम को आपको एक तो पढ़ना प्लांट फिजियो में स्टोमेटा के साथ में, जब अंदर आएगा तब क्या होगा, बाहर आएगा, ये मैंने क्लास में बता रखा है आपको प्लांट फिजियो की। और आपको ये भी पढ़ना है कि नर्व सिस्टम के अंदर पोटेशियम आयन की क्या इंपॉर्टेंस है। इसको सॉल्व करो। Mammals have the ability to produce concentrated urine in doing to successful in the following structural play a significant role। तो आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपने पढ़ा होगा काउंटर करंट मैकेनिज्म, और वहां आपने पढ़ा था कि काउंटर करंट मैकेनिज्म का जो मेन, एक बार क्वेश्चन देख लो, तो आपने पढ़ा होगा कि काउंटर करंट मैकेनिज्म के अंदर उसका जो मेन उद्देश्य होता है वो आपके होता है कि यूरिन को कंसंट्रेट करना, मतलब यूरिन की वॉल्यूम को कम करना। अब यूरिन की वॉल्यूम को कंसंट्रेट करने में काउंटर करंट मैकेनिज्म काम करती है। तो जब काउंटर करंट मैकेनिज्म के अंदर नेफ्रॉन के दो पार्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो आपके एक पार्ट होता है उसके अंदर हेनले का लूप, और दूसरा होता है वासा रेक्टा। तो आप ऑप्शन देख लो, ये आ रहा है हेनले का लूप और वासा रेक्टा। हेनले के लूप के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक ऐसे नीचे आता है उसको बोलेंगे असेंडिंग आर्म, एक ऐसे नीचे आता, सॉरी, हेनले के लूप में दो पार्ट होते हैं, एक ऐसे नीचे आता है उसको बोलेंगे असेंडिंग आर्म, वापस ऊपर जाता है उसको बोलेंगे डिसेंडिंग आर्म। जो असेंडिंग आर्म होता है यहाँ से तो वाटर का एब्जॉर्ब रीएब्जॉर्बेंस होता है, और जो डिसेंडिंग आर्म होता है यहाँ से सोल्ट का रीएब्जॉर्बेंस होता है। और जो वासा रेक्टा होती है इसके अंदर ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को बनाए रखा जाता है। इस प्रकार से ये काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो ये लिखा ना,
कि मूत्र को हमें कंसंट्रेट करना है या सांद्र करना है, हमें यूरिन की मात्रा को कम करना है, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म काम आएगी। उस मैकेनिज्म के अंदर नेफ्रॉन के दो पार्ट काम आते हैं, हेनले के लूप और वासा रेक्टा। तो इसका हो जाएगा 3 नंबर। द पीएच इन द हेल्दी ह्यूमन, द पीएच इन द हेल्दी ह्यूमन, इस क्वेश्चन को देखो आप। The pH in the healthy human stomach and the intestine are respectively। तो आपको स्टोमक और इंटेस्टाइन की पीएच के बारे में पूछा है, इसको सॉल्व करना है। अब देखो, जब बात आती आंत की है ना, जब इंटेस्टाइन की बात आती, तो इंटेस्टाइन के अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर एक तो आपके होता है बाइल जूस, इसमें क्या होता है? एक तो बाइल जूस होता है, दूसरा इसके अंदर होता है पेनक्रियाटिक जूस, दूसरा इसमें क्या होता है? पेनक्रियाटिक जूस होता है। ये जो बाइल जूस और जो पेनक्रियाटिक जूस होते हैं, इनमें पाया जाता है आपके बाइकार्बोनेट। क्या पाया जाता है इनके अंदर? बाइकार्बोनेट पाया जाता है। इस बाइकार्बोनेट की वजह से इसके अंदर का जो आपके पीएच होता है वो आपके हो जाता है एल्केलाइन। कैसा हो जाता है? एल्केलाइन। लगभग इसको हम मान सकते हैं 7.8 के आसपास, या 7.8 से आप 8 के आसपास मान सकते हो। अब जब स्टोमक की बात आती है, तो इस स्टोमक के अंदर एक सेल पाई जाती है, आपने पढ़ा होगा पेराइटल सेल। कौन सी सेल होती है? पेराइटल सेल, या इसका दूसरा नाम होता है ऑक्जेंटिक सेल। क्या नाम इसका? ऑक्जेंटिक सेल। इसके द्वारा एक अम्ल निकाला जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब HCl आपको पता है एसिड है, इस एसिड की वजह से इसका पीएच का मान आपके 1.8 से लगभग 3 पीएच तक, मतलब अम्लीय माध्यम हो जाता है। तो अब आप देख लो, आप पीएच कहाँ पर है? मानव के स्वास्थ्य अमाशय की पीएच 1.8 से, ऑप्शन आप देखोगे तो यहाँ आएगा कि हमारा जो स्टोमक होता है उसकी होती है एसिडिक होती है, जो इंटेस्टाइन होती है उसकी हमारी पीएच होती है एल्कलाइन होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.8 से 7.8। आया आपको समझ में ये? अब आप सोचो कि हमारी इंटेस्टाइन की पीएच एसिडिक क्यों नहीं होती है? ये भी क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए ना, कि जब हमारे स्टोमक की पीएच मतलब पूरी एसिडिक है, लेकिन हमारी इंटेस्टाइन की पीएच वापस आ रही है, क्यों? रीजन क्या है? रीजन ये है, देखो, कुछ जो एंजाइम होते हैं वो एंजाइम अगर इंटेस्टाइन के अंदर, मतलब मैक्सिमम एंजाइम काम करती है इंटेस्टाइन के अंदर, अगर इंटेस्टाइन की पीएच अगर एसिडिक होती तो वहां पर एंजाइम काम नहीं कर पाते। जब एंजाइम काम नहीं कर पाते तो हमारा जो फूड है उसका डाइजेशन नहीं हो पाता। तो मतलब एंजाइम अच्छे से काम कर सके, इसलिए जो इंटेस्टाइन की जो पीएच होती है वो सारी मेंटेन की जाती है, मतलब उसको एल्कलाइन मीडियम या इंटेस्टाइन का जो माध्यम है, जो उसका एनवायरनमेंट है, वो सारी बनाए रखा जाता है ताकि एंजाइम इंटेस्टाइन के अंदर अच्छे से काम कर सके। अब आप ये भी सोचो कि स्टोमक की एसिडिक क्यों, वहां एंजाइम क्यों नहीं? अब स्टोमक के अंदर अगर आपने खाने के साथ में आपका कोई जहरीला, कोई टॉक्सिक, कोई माइक्रोब आ गया है, कोई बैक्टीरिया है या किसी भी प्रकार का है, तो उसको यहाँ पे पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाता है, क्योंकि एसिडिक पीएच के कारण। अगर पीएच एसिडिक नहीं होता, अगर उस माइक्रोब के ऊपर कोई एंजाइम काम नहीं करता, तो वो जो माइक्रोब आगे चलकर इंटेस्टाइन में जाता है, वहां जाके दिक्कत पैदा करता है आंत में जाकर। इसलिए इसको मतलब यहाँ का माध्यम क्या बना जाता है? एसिडिक होता है, ताकि जो बैक्टीरिया है उसके डीएनए को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाए एसिडिक माध्यम के अंदर, इसलिए अलग अलग होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज इन एसोसिएट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी? सहायक प्रजनन टेक्निक। अब देखो, एक टेक्निक है जिसका नाम है ART। क्या नाम है? ART। इसकी फुल फॉर्म है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इस ART का देखो, इसको आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं आपको बताता हूँ ये ART क्या है। तो निम्न में से कौन सा सहायक प्रजनन तकनीक के रूप में काम में नहीं लिया जाता है? इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और नीचे आपके दे रखा है इसमें कोइटस ऑन डे 14, अच्छा मतलब ओव्यूलेशन के बारे में पूछा है, ठीक है। अब देखो, अगर आपको ART का मतलब पता है तो आप ये क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। ART का मतलब होता है, इसको ध्यान सुनना, ART का मतलब होता है डॉक्टर की सहायता से प्रेगनेंसी फिक्स करना। वापस सुनना, ART का मतलब है डॉक्टर की सहायता से प्रेगनेंसी को फिक्स करना। अब आप सोचो, यहाँ एक फर्स्ट ऑप्शन है IUI। क्या ऑप्शन है? IUI। इस IUI का मतलब क्या होता है? देखो आप, इस IU के फुल फॉर्म ध्यान रखना, एक तो पूछ सकते हैं इसकी फुल फॉर्म,
तो इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। अब देखो इंसेमिनेशन मतलब क्या, स्पर्म को फीमेल की वेजाइना में डालना, उसको इंसेमिनेशन बोलते हैं। हम पढ़ते हैं ना, इंसेमिनेशन की डेफिनेशन है स्पर्म को फीमेल की वेजाइना में डालना, उसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। अब देखो यहाँ इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, अगर डॉक्टर की सहायता से स्पर्म को फीमेल के सीधे यूट्रस में डाल रहे हैं, उसको हम बोलेंगे IUI। इसका मतलब डॉक्टर का काम ले रहे हैं। इसने पूछा नहीं, मतलब यहाँ ऐसा नहीं लिखा है, यहाँ तो हम डॉक्टर का हेल्प ली जा रही है, मतलब लैब मतलब बाहरी किसी टेक्निक को काम में लिया जा रहा है स्पर्म को इंसेमिनेशन करने में, प्रेगनेंसी फिक्स करने में। दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरा ICSI फुल फॉर्म जान रखना, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसका मतलब है कि स्पर्म को एग के साइटोप्लाज्म में डालना। यहाँ पर भी डॉक्टर की हेल्प ली जाएगी भाई। नेचुरल, अगर हम नेचुरल तरीके से हम करना चाहे तो ये नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर भी डॉक्टर की हेल्प ली जाती है। उसके बाद इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये भी आपको पता, लैब के अंदर स्पर्म तथा एग के बीच में फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कहाँ किया जाता है, लैब के अंदर। यहाँ भी डॉक्टर को काम में लिया जा रहा है। इसका मतलब इन तीनों ऑप्शन के अंदर IUI, ICSI और IVF, इनकी फुल फॉर्म ध्यान रखना। इन तीनों के अंदर अगर प्रेगनेंसी फिक्स करने के लिए डॉक्टर को काम में लेते हैं, ये बोलते हैं ART। चौथा ऑप्शन है कि जब ओव्यूलेशन होता है, अगर उस टाइम नेचुरल तरीके से अगर इंटरकोर्स हो, अगर मैथुन हो, तो उस समय किसी भी प्रकार के डॉक्टर की जरूरत नहीं होती है, ये तो पूरा नेचुरल तरीके से है। तो जब ओव्यूलेशन के टाइम अगर इंटरकोर्स होता है, मतलब मेल और फीमेल के बीच में, तो वहां पर किसी भी प्रकार के डॉक्टर की नीड नहीं होती है, ये पूरा एक नेचुरल प्रोसेस होती है। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि ऐसी कौन सी टेक्निक है जहां पर ART का यूज हम नहीं करते हैं, मतलब डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ वो मेल और फीमेल दोनों खुद ही डॉक्टर होते हैं। आया समझ में? तो ओव्यूलेशन के टाइम, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ये, कि जब ओव्यूलेशन के टाइम, जब नेचुरल तरीके, जब उसमें इंटरकोर्स होता है, जब मैथुन होता है, तो उस समय किसी भी प्रकार की ART या किसी भी बाहर से किसी सहायक टेक्निक की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका हो जाएगा ये। अब आपने इसको किस प्रकार से समझा वो आपके ऊपर है, बाकी मैंने आपको इसको बिल्कुल इजी वे में समझा दिया। इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना, पूछ सकते हैं IUI की फुल फॉर्म क्या है, ICSI की क्या है, और IVF की क्या है। कॉर्पस ल्यूटियम किस तरह उनको बनाए रखता है, ये क्वेश्चन थोड़ा, ये क्वेश्चन क्या गलत पूछा गया है, इसलिए RPSC ने इस क्वेश्चन को डिलीट किया, ध्यान रखना ना, RPSC ने इस क्वेश्चन को डिलीट किया है। कॉर्पस ल्यूटियम के स्त्रावण को बनाए रखता है, क्वेश्चन पूछना ऐसे था, कॉर्पस ल्यूटियम किसके स्त्रावण को बनाए रखता है, तो इसका आंसर होता है प्रोजेस्टेरोन, है ना। लेकिन इसने पूछा क्या, कॉर्पस ल्यूटियम के स्त्रावण, तो कॉर्पस ल्यूटियम आपके ग्रेफियन फॉलिकल से बनता है। कॉर्पस ल्यूटियम कहां से बनता है, ग्रेफियन फॉलिकल से बनता है। लेकिन पूछना यह था कि कॉर्पस ल्यूटियम किसके स्त्रावण को बनाए रखता है, तो प्रोजेस्टेरोन के। लेकिन यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम किसके स्त्रावण को, यहाँ होता है ना किसके स्त्रावण को, तो हमारा होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को निकालता है, जो आगे जाके प्रेगनेंसी फिक्स करता है, इसलिए। तो ये क्वेश्चन RPSC ने क्या किया, इसको डिलीट किया था। अगला पूछो, सुनो इसको, सॉरी पढ़ो। मैमल्स के अंदर जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, अगर आप उसका अनुप्रस्थ काट लो, ट्रांसवर्स सेक्शन, तो आपको उनमें से क्या क्या दिखेगा, इसको सोल्व करो। अब सोल्व करो, दिख रहा होगा आपको, इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, इसको देख लो फिर इसको सोल्व करो आप। जिसको आता हो कर दो, नहीं आता बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने इनके डायग्राम को अच्छे से पढ़ा है तो सोल्व होगा। अब देखो यहाँ एक ट्यूब दे रखी है जिसका नाम है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब जब बात आती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो आपको पता है ये कहाँ पाई जाती है, तो आप सबको पता है कि ये प्रेजेंट होती है कहाँ पर, ये प्रेजेंट होती है टेस्टिस के अंदर, सबको पता है टेस्टिस में ये कहाँ पाई जाती है, ये आपके टेस्टिस के अंदर पाई जाती है। अब जब ये टेस्टिस के अंदर पाई जाए, इसका काम क्या है, तो आपको पता, इसका काम होता है स्पर्म का फॉर्मेशन करना, इसका फंक्शन क्या है, स्पर्म का फॉर्मेशन करना। स्पर्म कैसे बनेगा, इसके अंदर सर्टोली सेल पाई जाती है, वहां जाके स्पर्म बनेगा, स्पर्म फॉर्मेशन, तो मैं इसको बोल सकता हूँ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखो यहाँ जो स्पर्म बना है ना, ये स्पर्म, एक तो ये क्या होता है, नॉन मैच्योर, मतलब ये मैच्योर नहीं होता है। यहाँ जो स्पर्म बना ये आपके अनमेच्योर होता है, ये परिपक्व नहीं होता है,
ये स्पर्म कैसा होता है? अनमेच्योर। और ये स्पर्म आपके नॉन मोटाइल होता है। कैसा होता है? अगतिशील होता है, नॉन मोटाइल होता है। अब आपने पढ़ा होगा कि स्पर्म का मैच्योरेशन तथा उसका जो मोटाइल है उसमें जो गतिशीलता आती है वो आती है इपिडाइडिमिस के अंदर। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है इपिडाइडिमिस। इस इपिडाइडिमिस के अंदर जो स्पर्म होता है ये आपके परिपक्व होता है, मैच्योर होता है। इसके साथ में इसके अंदर गति आती है, मतलब ये मोटाइल होता है। ठीक है, इसका मतलब ये तो इपिडाइमिस के साथ में क्वेश्चन पूछा था। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के साथ में स्पर्मेटोसाइट ये भी इसके अंदर होता है, स्पर्मेटिड भी इसके अंदर होता है। जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो इसकी अलग अलग स्टेज होती है। अब देखो इमोबाइल स्पर्मेटोजोआ, मोबाइल स्पर्मेटोजोआ। हाँ देखो यहाँ स्पर्म बन रहा है, ये स्पर्म कैसा है? नॉन मोटाइल है ना, इमोबाइल है। तो मैं कह सकता हूँ इमोबाइल है ये। स्पर्मेटोजोआ का मतलब आप स्पर्म से ले सकते हो। उसके बाद है मोबाइल स्पर्मेटोजोआ। तो मोबाइल स्पर्मेटोजोआ आपके इपिडाइडिमिस के अंदर बन रहा है, न कि आपके बन रहा है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित नहीं है? तो मोबाइल स्पर्मेटोजोआ जो होता है वो इपिडाइडिमिस के अंदर होता है, न कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है। इसको सॉल्व करो। हाउ मच यूरिया इज एक्सक्रीटेड बाय ए हेल्दी पर्सन पर डे? तो यूरिन आउटपुट के बारे में पूछा है तो बता देता हूँ। यूरिन आउटपुट के अंदर आप लोग पहले करो फिर बता दूंगा मैं। करो इसको सोल्व। अब देखो जब यूरिन की बात आती है, जब यूरिन की बात आती है तो अगर पर डे की बात करें तो 1.5 लीटर से लगाकर लगभग आप 2 लीटर मान लो, 1.5 से लगाकर 2 लीटर तक पर डे यूरिन को उसका उत्सर्जन किया जाता है एक हेल्दी पर्सन के द्वारा। और अगर कभी कभार अगर यूरिन की मात्रा 2 पॉइंट से अगर 3 लीटर से अगर अधिक हो जाए पर डे तो इसको हम बोलते हैं पोली यूरिया। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम पोली यूरिया बोलेंगे। अब उसके बाद एक और करेक्टर इसके अंदर है। और अब इसने पूछा क्या? इसने पूछा यूरिया का। तो एक व्यक्ति जब यूरिन को त्याग करता है उसकी एक, अब जो इसने निकाला 1.5 से 2 लीटर, इस 1.5 से 2 लीटर यूरिन के अंदर 25 से मतलब एनसीईआरटी ये कहती है 25 से 30 ग्राम तक यूरिया होता है। क्या होता है? यूरिया होता है। तो 25 से 30 ग्राम इसमें क्या होता है? यूरिया होता है। और यूरिन का जो पीएच होता है वो लगभग आपके 6 तक होता है, हल्का अम्लीय होता है। अब एनसीईआरटी ये बताती है कि एक दिन में एक व्यक्ति के द्वारा 25 से 30 ग्राम तक यूरिया को बाहर निकाला जाता है। यूरिन पूछे तो 1.5 लीटर से 2 लीटर तक निकाला जाता है। और ये है अगर 3 लीटर से अधिक कोई, अगर कोई पर्सन बार बार अगर वो यूरिन निकाल रहा है तो इसका मतलब उसको पोली यूरिया, मतलब उसमें यूरिन की मात्रा ज्यादा है, मतलब उसकी जो किडनी है जो फिल्टर वो अच्छे से काम नहीं कर रही है। तो यहाँ पूछा हमें यूरिया का, तो 25 से 30 ग्राम, ये तो एनसीईआरटी का डाटा है। अब इसके आसपास हमारा आंसर हो जाएगा 40 ग्राम। आया समझ में? करो इसको सोल्व अगले क्वेश्चन को। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ एस्केरिस। तो एस्केरिस की उत्सर्जित सपना पूछा है। आपको पता है ये आपके एसएफ होती है, एनिमल टेक्सोनोमी के साथ में देख सकते हो, एनिमल फिजियोलॉजी के साथ में। सर्टोली कोशिका, अभी हमने पढ़ा था कि सर्टोली कोशिकाएं टेस्टिस के अंदर पाई जाती है। आया समझ में? किडनी में पाई जाएगी कूपर सेल, लीवर में पाई जाएगी, सॉरी किडनी में पाई जाएगी पोडोसाइट सेल और लीवर में पाई जाती है कूपर सेल। पोडोसाइट का क्वेश्चन आ रखा है और कूपर सेल का पूछ रखा सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर। डोर्स कार्यक्रम क्या है इसके बारे में बताओ। डोर्स कार्यक्रम क्या है? डोर्स, डोर्स कार्यक्रम क्या है? डोर्स कार्यक्रम क्या है इसके बारे में बताओ। अब आपने अगर पढ़ा है, वैसे ये क्वेश्चन इम्यूनोलॉजी का है, एनिमल फिजियो से मैंने ऐसे ले लिया, बाकी क्वेश्चन कहाँ का? ये जो आपकी यूनिट है इम्यूनोलॉजी वहाँ का है। अब देखो डोर्स क्या है मैं बता देता हूँ। डोर्स का मतलब होता है जो आपकी टीबी होती है ना, ट्यूबरक्लोसिस, ये मतलब इसके टीबी को कम करने का है, मतलब इसको रोकने का एक गवर्नमेंट ने कार्यक्रम चलाया था। अब होता क्या देखो, WHO आप सबको पता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन एक कार्यक्रम चलाया जिसका नाम है डोट। क्या नाम? जिसका नाम है डोट्स। इसकी फुल फॉर्म है डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। अभी टी का मुझे आ नहीं रहा, उसका आगे था शॉर्ट कोर्स है ना। अब देखो था क्या वो सोचो है ना, फुल फॉर्म देख लेना आपसे गूगल करके। डी का मतलब डायरेक्ट है, ओ का मतलब ऑब्जर्वेशन है, टी का मतलब मुझे अभी नहीं आ रहा है, और
आगे एस का मतलब था शॉर्ट कोर्स, है ना। अब देखो था क्या, जैसे आप में से कोई एक पर्सन है, या मतलब जैसे कोई भी एक पर्सन था, उसको हो गया, वो मतलब डॉक्टर के पास चेक कराने गया, तो डॉक्टर ने कहा इसको भाई टीबी है। अब क्या होगा, तो कुछ नहीं, डॉक्टर ने उसको टेबलेट दे दी 6 महीने की, क्योंकि 5-6 महीने के बाद आपको लेना पड़ेगा। वो व्यक्ति अपने टेबलेट लेके घर पे आ गया, उसने 2 महीने उस टेबलेट को रेगुलर लिया, उसके एकदम ठीक हो गया। अब उसको लगा कि मैंने 2 महीने टेबलेट ले ली, मैं एकदम ठीक हो गया हूँ, अब मैं आगे 4 महीने और मैं टेबलेट क्यों लूँ। तब हम लोग क्या करते हैं, हम उस टेबलेट को खाना छोड़ देते हैं। हमने 2 महीने ले ली, हम ठीक हो गए, लेकिन हम 4 महीने का हमें कोर्स दिया, हमने उसको खाना छोड़ दिया। अब जैसे ही कुछ समय बाद, 15-20 दिन बाद या 1 महीने बाद, वो हमें टीबी वापस हो जाती है। तो टीबी का जो इलाज है वो लंबा चलता है, 5-6 महीने। तो इसलिए मरीजों को ये समझाने के लिए, उस पेशेंट को ये समझाने के लिए कि आपको ये कोर्स पूरा लेना है, तो मतलब कुछ ऐसे डॉक्टर है, मतलब ऐसी टीम बनाई जाती है, वो उस मरीज का हमेशा ऑब्जर्व उसको करते रहेंगे, उसकी देख रेख उसके अंडर होगी। जब तक वो कोर्स पूरा नहीं होता है, तब तक उस मरीज की देख रेख उस डॉक्टर के द्वारा की जाती है, जो उसकी टीम होती है उसके द्वारा। तो इसलिए इसको कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो डॉट्स टीबी रोगों की जो मरीज होते हैं, उनके जब तक उनका कोर्स पूरा नहीं होता है, तब तक उनका ध्यान रखा जाता है कि आप अगर टीबी, अगर आप ठीक भी हो गए हो, तो भी आपको कोर्स पूरा लेना है, क्योंकि जब तक कोर्स आप पूरा नहीं लोगे, तब तक आपकी टीबी पूरी तरीके से ठीक नहीं होगी। तो कोर्स को पूरा लेने के लिए, जैसे घर पे होते हैं ना, हमारे मम्मी पापा ध्यान रखते हैं कि टेबलेट पूरी लो, जितनी डॉक्टर ने दी है, 5 दिन का कोर्स दिया है, तो पूरा 5 दिन का कोर्स लो। हम लोग क्या करते, 2 या 3 दिन लेके उसको छोड़ देते हैं कि अब हम ठीक हो गए हैं। तो इसी प्रकार से वो तो बुखार जुकाम ठीक हो जाता है, लेकिन टीबी के लिए आपको कोर्स पूरा लेना पड़ेगा। उसके लिए जो ऊपर देख रेख की जाती है, उसके लिए एक WHO द्वारा एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया, उसका नाम था डॉट्स। इसको जवारी आयतन आप सबको पता है, टाइडल वॉल्यूम के बारे में पूछा है, तो इसका हो जाएगा 500 ml। अब मुझे आप बता देना कमेंट बॉक्स के अंदर, या अगर कमेंट नहीं हो तो आप अपने आप रिकॉल करना कि IR कितना होता है, IRV कितना है, ERV कितना है, रेजिड्यूल वॉल्यूम कितना होता है। इसके अलावा मुझे बताना वाइटल कैपेसिटी क्या है, और टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है। इन सब की वॉल्यूम और कैपेसिटी मुझे अलग अलग करके बता देना, अगर आपको याद है तो। और एक डेड स्पेस वॉल्यूम क्या होती है। अब आपको ये तो पता है ना भाई कि टाइडल वॉल्यूम क्या है। टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है, जैसे आप अभी नॉर्मल कंडीशन में क्लास देख रहे हो, आप अभी जो आप श्वासन, अभी आप जो ब्रीथिंग कर रहे हो, आप इनहेल कर रहे हो नॉर्मल बिना किसी फोर्स के, जब आप अंदर ले रहे हो बिना किसी फोर्स के, तो इसका मान होता है 500 ml। जब आप बिना किसी फोर्स के उसको आप रैंडमली बाहर निकाल रहे हो, उसका होता है 500। इसको बोलते हैं टाइडल, टाइडल वॉल्यूम या जवारी आयतन, मतलब बिना किसी फोर्स के श्वास को अंदर लेना और मतलब इनहेल करना, और इसको एक्सेल करना, उसको हम बोलते हैं एक्सेल करना, टाइडल वॉल्यूम। तो वो होता है 500 ml। 500 ml अंदर आई बिना किसी फोर्स के, और 500 ml ही बाहर निकल गई बिना किसी फोर्स के। अब आप ये बताना IRV का मान कितना होता है, इसका कितना होता है, इसका कितना होता है, इसका कितना होता है। द पार्ट ऑफ स्पर्म दैट कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम इज कॉल्ड। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम लाइसोसोम के अंदर होते हैं, और लाइसोसोम के समान स्पर्म में कौन होता है, आपके एक्रोसोम होता है। अब देखो मैक्सिमम बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे, क्योंकि एक्रोसोम कहाँ पाया जाता है, स्पर्म के हेड के अंदर पाया जाता है। लेकिन यहाँ अगर ये ऑप्शन नहीं होता ना, अगर ये एक्रोसोम वाला, तो हम देखते हैं कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम स्पर्म के हेड पार्ट में पाए जाते हैं, लेकिन एक्रोसोम हेड के अंदर पाया जा रहा है। तो जब एक्रोसोम को दे रखा है, तो हम हेड क्यों करेंगे। इसलिए ध्यान रखना, यहाँ अगर एक्रोसोम के अंदर पाए जाते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो एग के चारों जो वॉल होती है, जोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा, उसको ये तोड़ने में काम आते हैं ये एंजाइम। और मिडिल पीस में क्या होते हैं, आपके माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। फर्स्ट ग्रेड में पूछ रखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के बादल या माइटोकॉन्ड्रिया क्लाउड कहाँ पाया जाते हैं। तो एक तो आपके जो सी अर्सिन की सेकेंडरी उस साइड के अंदर है, और दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मिडिल पीस के अंदर पाए जाते हैं। और ये यहाँ पर जो स्पर्म का जो मिडिल पीस होता है, वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वहां से ATP का निर्माण होता है, जो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। आपके ये लाइसोसोम, तो एक्रोसोम एक प्रकार से लाइसोसोम के मॉडिफिकेशन होता है, और लाइसोसोम का जो निर्माण होता है वो आपके गोल्जी बॉडी से होता है। इसका हो जाएगा एक्रोसोम। तो ये रहा हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन आज की। विच ऑफ द फॉलोइंग फेज इज नॉट एसोसिएट विद द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ वुमन फीमेल। अब आप सबको पता है, बिल्कुल नॉर्मल है। पूछा इसने कि फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ में, मतलब फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन सी फेज नहीं होती है। तो देखो, जब फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात आती है, जब फीमेल की
मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात आती है तो आपको पता है कि एक ह्यूमन फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वो आपकी 28 डे की होती है, 28 डे की होती है। अब इस 28 डे को डिवाइड किया गया 4 पार्ट के अंदर। जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। क्या बोलेंगे? मेंस्ट्रुअल फेज, या मैं इसको बोल सकता हूँ ब्लीडिंग फेज। ये आपके होता है 1 से लगाकर 5 डे तक। उसके बाद सेकंड जो फेज आता है ये आपके आता है फॉलिकुलर फेज। कौन सा आता है? फॉलिकुलर फेज। मतलब इसमें ग्रेफियन फॉलिकल बनती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, इसमें ग्रेफियन फॉलिकल का निर्माण होता है। इसको हम बोलेंगे फॉलिकुलर फेज। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो आपके 6 से लगाकर 13 डे तक होता है। 6 से लगाकर 13 डे तक होता है। अब 13 डे के बाद जो थर्ड फेज आती है वो आपके आती है ओव्यूलेशन। कौन सी आती है? ओव्यूलेशन। यहाँ पे जो ओवम होता है, जो सेकेंडरी ओसाइड होता है वो बाहर निकलता है। ये आपके होता है 14 डे। कौन सा? जो 14वां डे होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आती है वो आपके आती है ल्यूटियल फेज। कौन सी आती है? ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज आपकी होती है आगे 15 से लगाकर 28, मतलब 28 डे तक है ना, 28 डे। अब देखो यहाँ तो सेकेंड ओसाइड, मतलब ये 4 फेज है। अब ये जो ओव्यूलेशन होता है ना, जब 14वें दिन जब अंडोत्सर्ग होता है, इस ओव्यूलेशन के बाद में ये जो बीच वाली फेज है, ये ओव्यूलेशन और ल्यूटियल फेज के बीच वाली जो फेज है इसको हम बोलते हैं सेक्सुअल लिबिडो। सेक्स लिबिडो। सेक्सुअल, सेक्स लिबिडो है ना, या मैं कह सकता हूं सेक्स डिजायर्ड, सेक्सुअल डिजायर्ड, सेक्सुअल डिजायर्ड। अब देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेज होती है। ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुअल फेज 1 से 5, उसके बाद फॉलिकल का निर्माण होगा 6 से 13, उसके बाद ओव्यूलेशन आपके अंडोत्सर्ग होगा ये 14 डे। उसके बाद सबसे लास्ट वाली ल्यूटियल फेज, यहाँ पर आपके कार्पस कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है, वो सब इसके अंदर होता है। अब ये जो बीच वाला है ना, तो फीमेल के अंदर जब ओव्यूलेशन होता है उसके बाद में या ओव्यूलेशन के समय या उसके बाद में जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसकी अमाउंट ज्यादा होती है बॉडी के अंदर, या एस्ट्रोजन हार्मोन का जो परसेंटेज होता है, जो उसकी जो कंसंट्रेशन, जो उसकी जो मात्रा होती है वो इसमें ज्यादा होती है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से इस ओव्यूलेशन के बाद में फीमेल के अंदर सेक्सुअल डिजायर उससे बढ़ती है। मतलब तो उसको हम साइंस की लैंग्वेज बोलते हैं सेक्स लिबिडो। तो सेक्स लिबिडो कोई मेंस्ट्रुअल फेज की मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल कोई फेज नहीं है, ये इसका एक इवेंट है। आया समझ में? तो जो हीट लिबिडो या जो सेक्सुअल है, ये एक इसका मतलब इवेंट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, लेकिन ये फेज नहीं है। और इवेंट कब आएगा? तो मैक्सिमम चांस जो होता है ये आपके ओव्यूलेशन के बाद में, ये इसमें फीमेल में ज्यादा होता है। सेक्स लिबिडो या सेक्सुअल डिजायर इसमें ज्यादा होती है ड्यू टू एस्ट्रोजन हार्मोन। आया समझ में ये आपको? तो ये इसका एक इवेंट है, न कि एमसी का ये एक पार्ट है, मतलब उसकी फेज नहीं है। तो 4 फेज होती है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो ये फॉलिकुलर फेज हो गई, ये आपके फेज ऑफ सेक्सुअल हीट लिबिडो, ये फेज नहीं है, ये इसका इवेंट है, अभी से कह रहा हूं मैं। तो इसका हो जाएगा ये। इसने पूछा संबंधित नहीं है, तो ये इसका संबंधित नहीं है। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर बायोलॉजी के 2011 वाला पेपर, 2000 उसके बाद 13, उसके बाद 2015, इन तीनों पेपर से एनिमल फिजियोलॉजी के जो दो क्वेश्चन आ रखे हैं मैंने आपको सोल्व करा। इसका मतलब अभी तक कुल कितने आए? 20 क्वेश्चन आए इन तीनों पेपर से एनिमल फिजियो के। और एंडोक्राइनोलॉजी के आपके जो 27 क्वेश्चन थे अभी तक, जो टोटल 6 पेपर में आ रखे हैं, मैंने सोल्व करा दिया आपको पहले से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आपको ये जो सेशन था अच्छा लगा होगा, और जो एग्जाम को लेके आप में जो फियर था वो थोड़ा बहुत दूर हुआ होगा। इस प्रकार से आप रिवीजन करते रहिए। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, क्लास उस टाइम देखनी है जब पढ़ने का मन नहीं हो, डर लग रहा हो कि एग्जाम में क्या होगा, पिछले 1 साल की मेहनत है, उस समय क्लास देख लेना, निश्चित तौर पे आपके अंदर डर एकदम से गायब हो जाएगा। तो अब मिलते हैं अपन, अब कल की क्लास में अपन, मैं कोशिश करूंगा हमारी जो इकोलॉजी वाला पार्ट है, जो पीछे जो 40-50 क्वेश्चन है वो अपन सोल्व कर दे, और एनिमल फिजियो के जो लास्ट जो 2 पेपर बाकी है, 3 पेपर 18, 20 और 24 वाले, ये भी अपन सोल्व कर देंगे। इस प्रकार से पीजी वाला पोर्शन आपका पूरा हो जाएगा। जूलॉजी में केवल 2 यूनिट बचेगी, बाकी पूरा हो जाएगा। बॉटनी मैंने ऐसे भी आपको पहले से पूरी करा दी है। आया समझ में? तो बाकी अपन अब आगे मिलेंगे जिस दिन आपका पेपर होगा, पेपर सोल्यूशन के टाइम। तो आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहिए, बिना डर के, कोई डर नहीं लेना, बिना मतलब बिना किसी लोड लिए आप इसको पढ़ते रहिए। अब देखो लास्ट टाइम ये होता है कि हम रिवीजन करते वो हमारे माइंड में नहीं जाता है, लेकिन आप उसको पैसिव माइंड से पढ़ो, हमें ये लगे कि हमें कुछ भी याद नहीं है। वो इसलिए लगता है कि हमारे अंदर एडिनिन हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है, तो हमें मतलब टेंशन ज्यादा हो रही है। तो वहां पर हमारा जो प्रमस्तिष्क होता है, मतलब जो फोर ब्रेन है, जो हमारा हिप्पोकैम्पस है, वो इतना अच्छे से काम नहीं कर पाता है, मतलब सॉरी अपने ये एमिगडाला इतना अच्छे से काम नहीं कर पाता है। इसलिए
जितना प्रेशर कम लोगे उतना आपके लिए अच्छा है, तो प्रेशर मत लो, जो होगा वो अच्छा होगा। अगर आपने मेहनत अच्छे से किया तो आपके साथ अच्छा ही होगा। तो अपन मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू।